दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें हमारा टॉपिक होगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व क्या है। जानेंगे इसके महत्व को बहुत ही डिटेल में। आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, देखिएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के शैक्षिक महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये हमारा प्रश्न होगा। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चलते हैं इसके आंसर पर। तो पहला जो हमारा महत्व है, कक्षा का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। विद्यालय में प्रवेश लेने वाला हर विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होता है या अलग होता है, अतः उनके सामाजिक विकास के लिए उनकी योग्यता के आधार पर हमें क्या करना है कि उन्हें अलग अलग सेक्शन में रखना है। इस विभाजन के आधार पर 3 प्रकार के वर्ग बनाए जा सकते हैं। कैसे? तो तेज बुद्धि के जो बालक हैं उनके लिए एक अलग सेक्शन हो, सामान्य बुद्धि के बालक के लिए एक अलग, और मंद बुद्धि के बालकों के लिए इस तरीके से 3 सेक्शन बन सकते हैं। और तीनों प्रकार के बालकों को हम अलग अलग रख सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इस तरीके से कहा जाए तो कक्षा का वर्गीकरण बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं और इससे ऐसे सीखने में बच्चों को भी सहायता मिलती है। विद्यार्थियों के ये वर्ग उनकी पिछली कक्षाओं के परिणाम के आधार पर भी बनाए जा सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि उनका रिजल्ट देख करके उनके कितने मार्क्स हैं पिछली क्लास में, इस पर भी उन्हें हम अलग कर सकते हैं। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं उनको अलग कर दिया जाए और जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े से कम अच्छे हैं उन विद्यार्थियों को भी अलग रखा जाए। तो ऐसे भी हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं और इन वर्गों में अध्यापक भी उस श्रेणी में रखे जाने चाहिए। अध्यापक भी देख करके या फिर उनका वर्गीकरण अध्यापकों के हिसाब से भी किया जा सकता है। तो ये है पहला महत्व। अगला महत्व है कक्षा का आकार कैसा होना चाहिए। ये भी देखिएगा, आज कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा रखी जाती है, जिससे अध्यापक सभी बालकों पर ध्यान नहीं दे पाते और उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों का भी हल नहीं कर पाते। इस दृष्टि से कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम रखी जाए ताकि अध्यापक जो है वो हर बच्चे पर ध्यान दे सके तथा उसकी समस्याओं को हल कर सके। और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या सिर्फ 20 रखी जानी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हर क्लास में बच्चे कम होना चाहिए, कक्षा का आकार जो है वो कम रखा जाना चाहिए, जिससे शिक्षक हर बच्चों पर ध्यान दे सके। अगला महत्व है व्यक्तिगत शिक्षण का। आज सभी विद्यालयों में सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था है, जो कि दोषपूर्ण है। मानसिक योग्यताओं में भिन्नता के कारण सभी छात्र इस व्यवस्था से लाभ नहीं उठा पाते। एक अध्यापक भी सामान्य छात्र को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य करता है, जिससे तेज मंदबुद्धि बालकों को कोई लाभ नहीं होता। इसलिए प्रत्येक विद्यालय में व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। मान लीजिए कि किसी बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है सीखने में, तब उसे अलग से शिक्षण दिया जा सके, इसकी व्यवस्था भी विद्यालय में होनी चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था पर बल देते हुए क्रो ने कहा है कि विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य सब बालकों से कितना भी भिन्न क्यों ना हो। रॉस महोदय का कहना है कि कठिनाई का वास्तविक समाधान प्रकारों के अनुसार वर्गीकरण नहीं है, वरन व्यक्तिगत शिक्षण ही है। तो ये जो परिभाषा इनके द्वारा कही गई है, जो मनोवैज्ञानिकों ने कहा है, वो आपको याद रखना है। अगला महत्व है शारीरिक दोषों की ओर ध्यान देना। तो बच्चों के शारीरिक जो दोष होते हैं, कुछ बच्चे शरीर से अपंग होते हैं या फिर गूंगे बहरे होते हैं, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना है। उनके शारीरिक दोषों को ध्यान में रखकर उनको शिक्षण देना है। तो इसमें क्या लिखा है कि एक समझदार और योग्य शिक्षक छात्रों के शारीरिक दोषों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की व्यवस्था करता है। जो छात्र कम सुनते हैं या जिनकी दृष्टि कमज़ोर है, जो कद में नाटे हैं, उन्हें शिक्षक कक्षा में सबसे आगे बैठाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्कूल में एक डॉक्टर की नियुक्ति की जाए, जो प्रत्येक विद्यार्थी की नियमित रूप से जांच करता रहे। कमज़ोर तथा अत्यंत गरीब बालकों के लिए विश्राम के घंटे तथा नाश्ते की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस संबंध में स्किनर महोदय का एक सुझाव है, देखिएगा।
इन्होंने 3 सुझाव दिए हैं। पहला है, जिन बालकों को कम सुनाई देता है उन्हें कक्षा में सबसे आगे स्थान दिया जाए, उन्हें सबसे आगे बैठाया जाए। निर्बल और कुपोषित बालकों के लिए विश्राम के घंटे निश्चित कर दिए जाएं। और तीसरा है कि प्रत्येक बालक की डॉक्टरी जांच कराई जाए या हर विद्यालय में एक डॉक्टर जरूर नियुक्त किया जाए। तो ये बातें कहना है स्किनर का, ये आपको याद रखना है। अगला महत्व है लिंग भेद के आधार शिक्षा। लड़के तथा लड़कियां एक दूसरे से भिन्न रुचियां तथा योग्यताएं रखते हैं। हो सकता है लड़कों को कुछ अलग पसंद हो, लड़कियों की पसंद अलग होती भी है अक्सर। तो इसलिए क्या होता है कि लिंग भेद के अनुसार शिक्षा दी जाए, इन्हीं के अनुसार शिक्षा हमें दी जानी चाहिए। प्राइमरी स्तर पर लड़के लड़कियों के लिए एक से विषय हो सकते हैं, लेकिन माध्यमिक स्तर पर एक से विषय नहीं रखने चाहिए। उदाहरण के लिए देख लीजिए, लड़कियां भाषा, कला, संगीत, गृह विज्ञान जैसे विषयों में रुचि लेती हैं और लड़के विज्ञान, गणित, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र आदि विषयों में रुचि रखते हैं। तो छात्रों पर विषय थोपने नहीं चाहिए। जो बच्चों को पसंद है, जिस विषय में बच्चों को रुचि है, वही विषय उन्हें पढ़ाया जाए। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। अगला क्या है, अगला महत्व पाठ्यक्रम का होता है कि पाठ्यक्रम विद्यालय में कैसा रखा गया है। देखिएगा, पाठ्यक्रम में कठोरता नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें लचीलापन होना चाहिए। साथ ही पाठ्यक्रम में विषयों की इतनी भरमार होनी चाहिए ताकि छात्र अपने रुचि के विषय को चुन सकें या अपना सकें। पाठ्यक्रम छात्र के मानसिक स्तर से अनुकूल बनाया जाना चाहिए, ना तो अधिक सरल हो और ना ही अधिक कठिन हो। जो सिलेबस होता है बच्चों का, उसे इतना लचीला बनाया जाए कि बच्चे उसमें रुचि ले सकें। देखिए, अगर इतना सरल या कठिन नहीं होगा, ऐसा होने पर मंद बुद्धि बालक पिछड़ जाते हैं। जब आपका जो करिकुलम है वो टफ होता है, तो बच्चे पिछड़े, जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वे पिछड़ जाते हैं, और मेधावी छात्र जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं वे छात्र आगे बढ़ जाते हैं। इस संबंध में स्किनर ने कहा है कि बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता तो यही है कि विद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। अगला महत्व है गृह कार्य का। गृह कार्य कैसा होना चाहिए, तो शिक्षक को गृह कार्य देते समय व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है। तीव्र बुद्धि बालकों को अधिक तथा कठिन कार्य देना चाहिए, जबकि जो सामान्य बच्चे हैं या मंद बुद्धि बच्चे हैं उनको उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार कम और सरल कार्य देना चाहिए। ऐसा करने से छात्रों को लाभ भी पहुंचेगा और छात्र उसमें रुचि भी लेंगे, अपना होमवर्क वे समय से कर सकेंगे। अगला महत्व शिक्षण विधि का है कि शिक्षण विधि कैसी हो, तो सभी छात्रों को एक ही शिक्षण विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। हो सकता है किसी बच्चों को मौखिक विधि समझ में आ रही हो, किसी बच्चों को लिखित विधि समझ में आती हो। तो शिक्षक के पास हर विधि का ज्ञान होना चाहिए। जो टीचिंग मेथड है, ये चीज़ें टीचर को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जैसे बच्चे जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, तो उन्हें कई प्रकार से पढ़ाया जा सके। प्राचीन काल में गुरु अपने सभी विद्यार्थियों को सिर्फ एक ही ढंग से सामूहिक रूप से पढ़ाते थे। यदि किसी मंदबुद्धि बालक को कोई बात समझ में नहीं आती थी तो उसको क्या करते थे, पीट देते थे। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनोवैज्ञानिकों ने आधुनिकतम शिक्षण विधियों की खोज से शिक्षण कार्य को सरल बनाया है। आज के इस समय में कई सारी शिक्षण विधियां हैं जिसको आप हर अलग बच्चों के लिए अपना सकते हैं। अगला महत्व है निर्देशन का कि गाइडेंस कैसा होना चाहिए। तो विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले, पूर्व तथा विद्यालय छोड़ने के बाद बालक के सामने अनेक प्रकार की शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत समस्याएं आती हैं, जिनका सामना निर्देशन के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपने कई सारे महत्व को देखा कि गृह कार्य कैसा हो, पाठ्यक्रम कैसा हो, टीचर कैसा हो, शिक्षण विधियाँ कैसी हों। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों में आपको जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वे चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। आपको ये क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसी के आधार पर देख लेते हैं। लिखा है कि उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है, यानी कि जो चीज़ें अब तक आपने देखी, जितने महत्व देखें, उससे हमें यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर
शिक्षा की व्यवस्था करके बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है और शिक्षक व्यक्तिगत विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करके अपने छात्रों की विविध प्रकार से सहायता कर सकता है। इस संबंध में स्किनर के विचार हैं कि यदि अध्यापक उस शिक्षा में सुधार करना चाहता है जिसे सब बालक अपनी योग्यता का ध्यान किए बिना प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं के स्वरूप का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है और अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिखना भी है। तो दोस्तों देखिए, अगर एग्ज़ाम में आप अच्छा नहीं कर पाते हैं तब आपकी सारी मेहनत बेकार जाती है। आप कितना भी पढ़ कर जाइए, तो इस प्रकार से पढ़िएगा, इस प्रकार से चीज़ों को अपने ध्यान में रखिएगा कि आप एग्ज़ाम में बैठ कर के लिख सकें चीज़ों को। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास। कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।